सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला, लास्ट पॉइंट। इसी के साथ चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब तक जितने भी सेशंस में हमने इस पूरे चैप्टर को ब्रेक डाउन किया टू द पॉइंट डिस्कशन के साथ, अब उन सभी डिस्कशन का सबसे लास्ट स्टेप है, लास्ट कड़ी है, जिसका नाम है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। जैसे अगर हम बात करें, दिन का उल्टा रात होता है, अच्छा का उल्टा बुरा होता है, भलाई का होता है बुराई, तो उसी तरीके से नेशनलिज्म का जो कंट्राडिक्टरी जो वर्ड होता है वो होता है इंपीरियलिज्म। यानी राष्ट्र के प्रति जो भावना है, मतलब कि नेशनल राष्ट्रवाद का उल्टा होता है साम्राज्यवाद। क्या होता है, राष्ट्रवाद का उल्टा होता है साम्राज्यवाद। तो नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म ये जो दो की एस्पेक्ट हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। और बात करें पूरे ऑल ओवर द यूरोप की, तो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो किन किन फैक्टर की वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या होता है, उदय होता है, राष्ट्रवाद का ग्रोथ होता है और नेशन स्टेट बनते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। उसको हमने एक एक पॉइंट टू द पॉइंट डिस्कशन किया पिछले लगातार सभी सेशंस में। लेकिन इस वक्त आता है हम लोग पढ़े कुछ टाइमलाइन को, जिसमें 1801, 1861 और 1871 ये कुछ प्रमुख जो देश थे, इन ईयर्स में क्या हो रहे हैं, यूनिफाई हो रहे हैं। जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, इन सभी का हमने यूनिफिकेशंस पढ़ा। ये अब देश खुद क्या हो रहे हैं, यूनिफाई हो रहे हैं, नेशन स्टेट बन रहे हैं, वहां पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो रही है। तो ये राष्ट्र तो बन रहे हैं, लेकिन राष्ट्र बनने के बाद अब इनके अंदर राष्ट्रवाद की वजह से राष्ट्र बना लेते हैं। लेकिन उसके बाद 19वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर की बात करें तो उसमें एक नई आइडियोलॉजी सभी देशों के बीच में, ऑल ओवर द यूरोप की बात करें, जिसको हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे, बाल्कन रीजन। तो उन सभी में इंपीरियलिज्म पैदा शुरू होता है। यानी राष्ट्र ठीक है अपना बन गया, हम इंडिपेंडेंट हो गए, अच्छी बात है, लेकिन अब हम कंक्वायर करेंगे, फर्दर एक्सपेंशन करेंगे अपनी टेरिटरीज का, अपने नेशंस का, मतलब विस्तारवाद की नीति। क्या करेंगे, विस्तारवाद, कि हमारा विस्तार हो, हम और भी ज्यादा टेरिटरी को कंक्वायर करें, हमारी जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है और भी ज्यादा इनहेंस हो। जिसकी वजह से हमको देखने को मिलता है 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये एक बड़ी घटना, भयावह घटना है, जो पूरे विश्व को झकझोर के रख देती है। यानी कि एक ऐसी विचारधारा जिसने पूरे विश्व को एक बड़े युद्ध में क्या कर दिया, धकेल दिया। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाती है, इसलिए हम इस चीज को थोड़ा सा लॉजिकली बेस पे हम लोग जो है इसको कसने वाले हैं। नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म। आप अगर कहते हैं कि आपके लिए देश बनना चाहिए, देश आपका होना चाहिए, देश आपका अच्छा है, नो मैटर, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप कहें कि सिर्फ आप ही अच्छे हैं और आप ही बस रहें, तो ये तो भाई सोच बिल्कुल क्या है, गड़बड़ है। यानी कि आप अपने राष्ट्र की बात कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन सिर्फ अपने ही राष्ट्र की बात करेंगे, बाकी किसी को आप राष्ट्र समझेंगे नहीं, सबको कंक्वायर करना शुरू कर देंगे, तो दिस टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी आर कॉल्ड इंपीरियलिज्म। क्या कहलाती है, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। यानी कि आप अपने स्टेट्स को, अपने नेशंस को, अपने टेरिटरीज को फर्दर एक्सपेंशन करना चाहते हैं और इसके लिए बाकी किसी को राष्ट्र समझने से आप इनकार कर रहे हैं, उनको आप लगातार क्या करना चाहते हैं, कंक्वायर करना चाहते हैं। अपने तो आप इंडिपेंडेंसी को असर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के इंडिपेंडेंसी को आप क्या कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं। तो इस प्रकार की आइडियोलॉजी क्या कहलाती है, इंपीरियलिज्म। यानी कि हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म वर्सेस इंपीरियलिज्म। लिखा है बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19वीं सेंचुरी, यानी 19वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1875 की बात कर रहा है और 1900, यानी लास्ट क्वार्टर ऑफ 19वीं सेंचुरी की बात कर रहा है कि नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट। डेमोक्रेसी मतलब कि ये जो नेशनलिज्म था, अपनी आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट को क्या कर देता है, खो देता है, बचा नहीं पाता है। यानी जिस तरीके से लोग सोच रहे थे, जिस तरीके से लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावनाएं थी, देश को बनाने की, अपनी व्यवस्थाओं को मेंटेन करने की, राष्ट्र राज्य बनाने की, वो चीजें रिटेन नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे, नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी में ये चीज देखने को मिलती थी, वो कहीं ना कहीं लास्ट क्या लिखा है, लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19वीं सेंचुरी में वो रिटेन नहीं हो पाता है। तो क्या हो जाता है कि बट बिकम अ नैरो क्रीड विथ अ लिमिटेड एंड्स। इसका एक लिमिटेड एंड्स होता है, जैसे कि ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट, मतलब असहिष्णु हो जाते हैं, सहते नहीं है, बिल्कुल उनके अंदर किसी चीज को सहने की क्षमता नहीं रहती है, ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर। मतलब
ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी की बात कर रहा है ये एक ऐसा टाइमलाइन था जिसमें आपका जो नेशनलिज्म का जो आइडियोलॉजी था, जो आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट थे, वो खत्म हो जाते हैं। और इस वक्त आते आते जो तमाम जो देश रहते हैं वो ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट। जितने भी नेशनलिस्ट ग्रुप थे या जो भी नेशनल स्टेट बने थे वो अपनी टॉलरेंसी को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उनके अंदर इनटॉलरेंस की भावना एक दूसरे के प्रति बढ़ने लगती है, ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के प्रति, एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर। और हमेशा हर देश क्या रहते हैं, रेडी टू वॉर, रेडी टू गो टू वॉर, हमेशा युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहते हैं हर देश। पहले देश क्या थे, मोनार्की के अंडर कंट्रोल रहते थे, तो ये गुलाम थे। वक्त बदलता है और ये मोनार्की, यहां से ये लोग आपस में राष्ट्रीय भावना को पैदा करके मोनार्की को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब ये बन गए नेशन स्टेट। अब जब ये नेशन स्टेट बन गए तो अब इसके बाद अपनी इस नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को बहुत दिन तक रिटेन नहीं रख पाते, रिटेन करके नहीं रख पाते। और ये सभी आपस में एक नई आइडियोलॉजी इनके अंदर इमर्ज हो रही है, वो आइडियोलॉजी है इंपीरियलिज्म। क्या है, इंपीरियलिज्म, जिसके अंतर्गत ये सभी लोग एक दूसरे के प्रति जो टॉलरेंसी है, जो इनटॉलरेंस वाली जो व्यवस्था है, वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और वो भी ईच अदर, और एक दूसरे से लड़ने के लिए वो क्या, हमेशा रेडी गो टू वॉर, हमेशा लड़ने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। सो द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिज्म एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ऑन इंपीरियलिस्टिक एम। और सभी लोग, चाहे बड़े बड़े जो बिग पावर्स थे, वो भी अपने इंपीरियलिस्टिक एम को पाने के लिए भी काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत कॉलोनाइज हुआ था ब्रिटेन के द्वारा, और ब्रिटेन का खुद हमने यूनिफिकेशन देखा 1801 में कंप्लीट हुआ। वो अपने आप को यूनिफाई कर रहा है, लेकिन राष्ट्र राज्य बना रहा है, अपने आप को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह रहा है, लेकिन दूसरे की डेमोक्रेसी को क्या कर रहा है, कन्क्वायर कर रहा है। तो वो आके सिर्फ भारत को नहीं, श्रीलंका में और भी तमाम देशों को क्या करता है, कोलोनाइज करता है। कोलोनाइज करके वहां की डेमोक्रेसी को खत्म करता है और खुद वहां पे इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी की वजह से वहां की पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है, व्यक्ति कहाँ का है, इंग्लैंड का, आ कहाँ रहा है, इंडिया में, कर क्या रहा है, सबको गुलाम बना रहा है, उस क्षेत्र पे क्या कर रहा है, कब्जा कर रहा है। लगभग आप जानते हैं 100-150 साल तक तो पूरी फुल कंट्रोल रहते हैं, और आए रहते हैं सब 300 साल से। उसमें एक एग्जाम्पल के माध्यम समझा रहा है कि कैसे इंपीरियलिज्म बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। जैसे अब नेशनलिस्ट जो एस्पिरेशन है वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो रहे हैं, तो एक एग्जांपल के बाद समझा रहा है कि बाल्कन्स एरिया, यूरोप में एक रीजन था, बाल्कन स्टेट्स बोल सकते हैं उसको, बाल्कन एरियास बोल सकते हैं, उसके बारे में समझा रहा है। जैसे अगर आप देखें ये पूरा मैप, तो ये जो रीजन है यूरोप में, इनको हम लोग बोलते हैं बाल्कन एरिया। क्या बोलते हैं, बाल्कन एरिया। जैसे ये जो पूरा कंप्लीट आप देख रहे हैं, ये बाल्कन एरियाज हैं। क्या है, बाल्कन एरियाज है। इसमें टर्की, ग्रीस, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, मोंटेग्रो, बोस्निया, सर्बिया, ये सभी देश इसमें क्या, रोमानिया, ये सब आते हैं इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बाल्कन एरियाज। और इसमें जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे क्रोएटिया है, स्लोवेनिया है, रोमानिया है, सर्बिया है, बुल्गारिया है, मैसेडोनिया है, टर्की है, इन सभी को आप बाल्कन स्टेट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बाल्कन स्टेट्स, नाम है ये बाल्कन स्टेट्स। ये जो बाल्कन स्टेट है उस वक्त आता था किसमें, ऑटोमन अंपायर के अंडर कंट्रोल आता था। किसमें आता था, ऑटोमन अंपायर। इसकी पहले भी हमने नाम सुना था इसका। तो ऑटोमन अंपायर के अंडर कंट्रोल ये आता था, कौन सा एरिया, बाल्कन एरिया। ये ऑटोमन अंपायर आप देख सकते हैं। ऑटोमन अंपायर की थोड़ी हिस्ट्री आप देखेंगे तो समय के साथ इसका क्षेत्र कभी बहुत ज्यादा था, कभी बहुत कम हुआ, ऐसी तमाम चीजें देखने को मिलती है। ये आप देख रहे हैं ऑटोमन अंपायर। इस ऑटोमन अंपायर की अगर बात करेंगे तो इस ऑटोमन अंपायर में ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये आपका क्षेत्र क्या कहलाते हैं, बाल्कन एरिया। क्या कहलाते हैं, बाल्कन, यहां से लेके यहां तक पूरा ग्रीस तक। तो ये पूरा क्षेत्र जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर मैं इसको फिर से आपको इरेज करके दिखाऊं कि ये पूरा जो ग्रीन पार्ट आपको लगभग दिख रहा है, 1878 के अकॉर्डिंग आपका ये आपका ऑटोमन अंपायर की टेरिटरीज इतनी ज्यादा एक्सपेंडेड थी। और इसी एरिया में एक क्षेत्र आता था बाल्कन एरिया। क्या आता था, बाल्कन एरिया। इस बाल्कन एरिया में तमाम स्टेट्स आते थे। जैसे कौन कौन से स्टेट, मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, टर्की, मैसेडोनिया, ग्रीस, अल्बानिया, मोंटेग्रो, ये सभी, बोस्निया, सभी देश आते थे किसमें, बाल्कन रीजन में। और ये बाल्कन रीजन अंडर कंट्रोल बाई किसमें था, ऑटोमन अंपायर में, यानी कि ऑटोमन अंपायर में आया करता था। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक समय था 14वीं शताब्दी, लगभग 1300 के बाद का समय देखा जाए तो बिल्कुल थोड़े से क्षेत्र पे ऑटोमन अंपायर था। लेकिन 15वीं 16वीं शताब्दी तक आते आते ऑटोमन अंपायर बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर लेता है अपने आप को,
और बहुत सारा क्षेत्र आता है, लेकिन वक्त फिर बदलते बदलते ऑटोमन एम्पायर सीमित होते हुए चला जाता है। जब आप मैप देखेंगे, एक बार सर्च करके एक बार देखिए ऑटोमन एम्पायर का एक्सपेंशन और फिर डिग्रेडेशन, उसका दोनों देख सकते हैं आप। तो इस ऑटोमन एम्पायर में आता था ये बाल्कन एरिया, और इस बाल्कन एरिया में बहुत सारे स्टेट्स आते थे, और इन सभी स्टेट्स में अब इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी डेवलप होगी, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिलेगा। इसीलिए इस टॉपिक को समझाने के लिए बाल्कन एरिया के बारे में आपको समझा रहा है। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871, यानी 1871 के बाद यूरोप में सबसे बड़ा जो मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन था, वो आज एरिया कार द बाल्कन्स। वो किस एरिया में हुआ था? बाल्कन्स एरिया में हुआ था, जिसमें कि द बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस ऑफ कंप्राइजिंग मॉडर्न डे। मतलब उस बाल्कन एरिया में कौन कौन से देश, वर्तमान के कौन कौन से देश आते थे, कौन कौन से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोमानिया, मॉडर्न डे का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएटिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेग्रो, whose inhabitants were broadly known as Slavs। और बाल्कन एरिया में वर्तमान के ये सभी देश आया करते थे, और इन सभी देश में रहने वाले लोगों को, यानी बाल्कन एरिया में रहने वाले लोगों को स्लाव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाव्स बोलते हैं। ये स्लेव्स गुलाम मत समझिएगा, स्लाव्स बोलते थे, शब्द है। तो जो बाल्कन एरिया वर्तमान के इतने सारे देशों को क्या करता था, अपने टेरिटरी में एग्जिस्ट किया करता था, उस बाल्कन एरिया के सभी लोगों को क्या कहा जाता था, जो इनहेबिटेंट थे, वर ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स, उनको स्लाव्स के नाम से जाना जाता था। यानी कि बाल्कन एरिया में ये सभी आते थे, और खुद बाल्कन जो है ऑटोमन एम्पायर में आया करता था। ये चीजें हमने देखा। इसके बाद अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ये हम जानते हैं। द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिस्ट इन द बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। वक्त बदलता है और ऑटोमन एम्पायर अपने धीरे धीरे क्या अंतिम समय में चलता है, कमजोर होता चला जाता है, और ऑटोमन एम्पायर क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, और रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जिसकी वजह से ये जो ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव, लिखा है कि द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, यानी रोमांटिक नेशनलिज्म की आइडिया की स्प्रेड होने की वजह से जो बाल्कन के जो रीजन्स हैं, जो स्टेट थे, विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, वो अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से क्या कर लेते हैं, डिसइंटीग्रेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और जिसकी वजह से ये पूरा रीजन ही बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सप्लोसिव हो जाता है, विस्फोटक हो जाता है। सो ऑल थ्रू द 19th century द ऑटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटीग्रल रिफॉर्म्स, बट विथ वेरी लिटिल सक्सेस। ऑटोमन एम्पायर अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहता है, लेकिन उसको बहुत ही कम सफलता मिलती है। लेकिन वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर की पकड़ इन सभी क्षेत्रों पे कम होती है, वो कमजोर पड़ता है, और वन बाय वन एक एक बाल्कन रीजन के जो स्टेट थे, जो कह सकते हैं वर्तमान के जो देश थे, वो अपने आप को असर्ट करना शुरू करते हैं कि वी आर ऑल इंडिपेंडेंट। वो सभी अपने आप को बाल्कन रीजन से अलग करते हैं, और उसके कंट्रोल से वो दूर जाते हैं, और खुद को डिक्लेयर करते हैं कि हम सभी क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। यानी कि जो आप देख रहे हैं मैप में, ये सभी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर कमजोर होता है। और जब ऑटोमन एम्पायर कमजोर होता है, तो बाल्कन एरिया के जो भी स्टेट थे, जो भी स्टेट्स आया करते थे, वो अपने आप को वन बाय वन डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं कि वी आर ऑल इंडिपेंडेंट। अब जब ये ड्यूरिंग दिस पीरियड की बात कर रहा है, हाँ कहाँ गए हम लोग, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सभी लोग इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद द बाल्कन पीपल्स बेस देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस, फॉर पॉलिटिकल राइट्स एंड नेशनलिटीज, एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुकेटेड बाय द फॉरेन पावर्स। मतलब उनका मानना था कि वो एक बार इंडिपेंडेंट थे, फिर बाद में सब्जुगेट कर दिए गए, मतलब फिर से अधीन कर लिए गए, फिर गुलाम कर लिए गए। क्योंकि भाई हम लोग क्या थे भाई, हम लोगों को फॉरेन पावर्स के द्वारा क्या कर लिया गया, सब्जुगेट कर लिया गया। हम लोग पहले इंडिपेंडेंट थे, तो हम लोग को आज़ाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आज़ाद होना चाहिए। जिसकी वजह से सभी लोग अपने आप को असर्ट करना शुरू करते हैं एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। हेंस द रिबेलियस नेशनलिस्ट इन द बाल्कन थ्रू ऑफ देयर स्ट्रगल एज अटेम्प्ट्स टू बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। तो जो उनकी लॉन्ग लॉस्ट जो इंडिपेंडेंस थी, उसको लोग फिर से लेने के लिए अपने आप को स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं बाल्कन एरिया में, और खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद as the different Slavic nationalists
मतलब स्लाविक मतलब वही स्लाव्स। स्लाव्स कौन कहलाते हैं? बाल्कन एरिया के जो लोग हैं। तो जो स्लाविक नेशनलिस्ट थे वो स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी इन इंडिपेंडेंस, बट द बाल्कन एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। देखो बाल्कन एरिया के जो बाल्कन एरिया में जो भी स्टेट थे वो कहते थे हमारी जो लॉन्ग लास्ट इंडिपेंडेंस है हम उसको फिर से रिटेन करेंगे। क्या करेंगे? रिटेन करेंगे। जिसके लिए वो सभी लोग क्या करते हैं? स्ट्रगल करना शुरू करते हैं, जिसमें कि डिफरेंट स्लाविक जो नेशनलिस्ट थे वो स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं और डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। अपनी आइडेंटिटी को, अपनी इंडिपेंडेंसीज को, अपनी आज़ादी को वो डिक्लेयर करना, डिफाइन करना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बाल्कन एरिया है बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। वो सभी एरिया इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट के रूप में कन्वर्ट होता हुआ हमें देखने को मिलना शुरू हो जा रहा है। सो द बाल्कन स्टेट्स वर fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the other। और बाल्कन एरिया में जितने भी, देखिए हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं। बाल्कन एरिया क्या था ये हम जान चुके हैं, बाल्कन एरिया में कैसे इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है ये हम जान गए। साथ ही साथ अब देख रहे हैं कि जो स्लाविक नेशनलिस्ट है अब वो स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करना शुरू कर देते हैं, साथ ही साथ जो है अपने इंडिपेंडेंसीज को, अपनी फ्रीडम को डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ ये भी बातें कही जा रही हैं कि जो बाल्कन स्टेट थे वो ईच अदर जेलियस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। क्या करते थे? ईर्ष्या। अगल बगल वाले स्टेट से क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे। और साथ ही साथ होप टू गेन मोर टेरिटरी, और ये चाहते थे कि हमारी टेरिटरी क्या अधिक से अधिक हो, अधिक टेरिटरी को वो कब्जा करना चाहता है, वो थोड़ा सा और करना चाहता है और करना चाहता है। मतलब हर व्यक्ति की चाह है। बाल्कन रीजन के जितने भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि हर जो स्टेट है बाल्कन एरिया का, बाल्कन रीजन का, वो अधिक से अधिक टेरिटरी को गेन करने की इच्छा रखता है, करना चाहता है। और एक इसकी वजह से एक दूसरे से सब क्या कर रहे हैं? ईर्ष्या की भावनाएं रख रहे हैं अपने अंदर। ठीक है। एंड मैटर्स वेर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन आल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। और ये जो समस्या है वो और भी ज्यादा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाती है जब इसमें बिग पावर राइवलरी घुस जाते हैं। अब ये बिग पावर राइवलरी मतलब ये छोटे छोटे बाल्कन रीजन के जो लोग हैं, जो बाल्कन रीजन के ये सभी ये जो लोग हैं वो आपस में अधिक टेरिटरी को पाने की इच्छा से एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, लड़ते हैं और अधिक से अधिक क्षेत्र में फैलना चाहते हैं। तो ये तो चल रहा है, लेकिन इसमें समस्या और अधिक सघन हो जाती है और अधिक बढ़ जाती है जब इसमें बिग पावर भी एंट्री लेती है। और वो बिग पावर कौन कौन सी? जैसे कि आप बिग पावर देख सकते हैं, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सभी जब उसमें एंट्री लेते हैं तो कंडीशन और भी ज्यादा ब्रूटल हो जाती है। यानी कि during this period was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military might, and these rivalries were very evident of the way Balkan problem unfolded। और ये जो rivalry है रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी, ये keen to countering the hold of other power were Balkan and extending of its control over the area। वो सभी भी अपने एरिया को कंट्रोल करने की वजह से वो भी इसमें आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो इसकी वजह से दिस लेड टू सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन, ये इसकी वजह से सीरीज ऑफ वॉर इस रीजन में शुरू होता है। एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैपेंड, और फाइनली क्या हो जाता है? फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसी एक बड़ी घटना देखने को मिल जाती है। यानी ऑटोमन एम्पायर कमजोर होता है। बाल्कन एरिया के चूंकि बाल्कन एरिया आता था ऑटोमन एम्पायर में, और आता था वो ऑटोमन एम्पायर में, जिसकी वजह से जब ऑटोमन एम्पायर कमजोर होता है तो बाल्कन एरिया के, बाल्कन स्टेट के जितने भी स्टेट थे, जितनी भी टेरिटरीज थे, उन सभी टेरिटरी के जो लोग थे अपने आप को इंडिपेंडेंट असर्ट करना शुरू कर देते हैं। और जब वो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू करते हैं तो इसकी वजह से जितने भी स्लाव्स थे, जो बाल्कन एरिया के जो लोग स्लाव्स कहे जाते हैं, वो सभी स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं इंडिपेंडेंसीज के लिए, अपने जो आइडेंटिटी के लिए। और जब ये करते हैं तो उनके अंदर ये फीलिंग, एक दूसरे से जितने भी बाल्कन स्टेट थे वो ईर्ष्या रखते थे, अधिक टेरिटरी की चाह रखते थे, अधिक टेरिटरी पे कब्जा कर ले, ऐसी माइंडसेट था उनका, जिसकी वजह से वो आपस में लगातार इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था। और ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा खतरनाक तब हो जाता है जब इसमें बिग पावर की एंट्री हो जाती है, जैसे रशिया, ऑस्ट्रो हंगरी, इंग्लैंड, जर्मनी, ये सब एंट्री लेते हैं। तो एज द रिजल्ट ये जो सीरीज ऑफ वार इस क्षेत्र में हो रहा है, इसकी वजह से फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैपेंड। फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। यानी प्रथम विश्व युद्ध होने के ये भी कुछ प्रमुख कारण ही हम कह सकते हैं, इसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हुआ देखने को मिलता है। यानी कि हम लोग समझ चुके
कि बाल्कन एरिया में एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया कि बाल्कन रीजन में आप इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी को देख सकते हैं, और जिसकी वजह से जो राष्ट्रवादी विचारधाराएं पहले थी वो अपना अस्तित्व क्या कर देती हैं, खो देती हैं। एक नई प्रकार की विचारधारा जिसमें अधिक टेरिटरी की चाह में लोग आपस में क्या हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कोलोनाइज कर रहे हैं, एक दूसरे को गुलाम बना रहे हैं। सो नेशनलिज्म अलाइंड विद द इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। ये जो नेशनलिस्ट अलाइन हुआ किसके साथ, इंपीरियलिज्म के साथ, यानी नेशनलिज्म अलाइन विथ इंपीरियलिज्म। ये जो अलाइन होता है इंपीरियलिज्म से, इसकी वजह से डिजास्टर देखने को मिलता है यूरोप में। कब, 1914 में, यानी 1914 से 1918 के बीच में। आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका हुआ, आपको पता है। और ये चीजें होती हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, तमाम कारण थे, लेकिन उसमें एक मेजर कारण ये था कि जब नेशनलिज्म अलाइन हो जाता है किसके साथ, इंपीरियलिज्म के साथ, ये चीजें देखने को मिलती है। बट द मीनवाइल मेनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू ओपोज इंपीरियल डोमिनेशन। और साथ ही साथ इंपीरियलिज्म, ठीक है, हमने समझ लिया, लेकिन इंपीरियलिज्म की वजह से, इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी की वजह से यूरोपियन जो पावर थे ऑल ओवर द वर्ल्ड में देशों को क्या कर रहे थे, कोलोनाइज कर रहे थे। अब वो देश भी अपने आप को उस कोलोनियल पावर से लड़ने, मतलब क्या कर रहे हैं, जो कोलोनाइज हुए हैं किसके द्वारा, यूरोपियन पावर के द्वारा। 19th सेंचुरी आते आते वो बिगिन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन, वो भी इंपीरियल डोमिनेशन को अपोज करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। यानी इंपीरियलिज्म की वजह से भी नेशनलिज्म कहीं ना कहीं उन सभी देशों में आया जिन देशों को कोलोनाइज किया गया था यूरोपियन पावर के द्वारा। एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट in the sense that all struggles to form independence nation state and were inspired by a sense of collective national unity forced a confrontation of imperialism। यानी कि इंपीरियलिज्म फैला, इसकी वजह से जो बिग पावर थी वो कोलोनाइज करना शुरू कर देते हैं। जब कोलोनाइज करना शुरू करती हैं तो 19th सेंचुरी आते आते अब लोग भी उस इंपीरियलिस्टिक व्यवस्था के प्रति, विरोध करने के प्रति, अब इंपीरियलिज्म के खिलाफ एंटी इंपीरियल मूवमेंट चलाते हैं। और ऐसा करते समय वो आपस में फिर से कनेक्टेड होते हैं और अपने अंदर नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को डेवलप करते हैं कि हमें हमारा देश क्या चाहिए। यानी कि हम देख सकते हैं एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट, यानी जो लोग राष्ट्रवादी थे भाई उनके अंदर क्या एंटी इंपीरियल मूवमेंट के माध्यम से उसको अपोज करना शुरू करते हैं। इसका मतलब दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, वो सभी लोग स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं किसके लिए, फॉर द इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के लिए। एंड वर इंस्पायर्ड बाय ए सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, और वो सभी लोग कलेक्टिव नेशनल यूनिटी से क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं। फोर्स्ड इन द कन्फ्रंटेशन विद इंपीरियलिज्म, यानी इंपीरियलिज्म की वजह से भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो राष्ट्रवाद जैसी भावनाएं क्या होती हैं, पैदा होते हुए देखने को मिल जाती हैं। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ एवर रेप्लिकेटेड फॉर पीपल्स एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ऑन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। जो यूरोपियन नेशनलिज्म था वो कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, खत्म हो चुका। अब हर जो देश है एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ऑन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म, हर देश अपना एक अलग प्रकार का नेशनलिज्म क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, जान रहा है, उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट कम टू बी एक्सेप्टेड एज अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और ये जो टॉपिक था नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, जिसको हमने देखा कि नेशनलिज्म एक एस्पेक्ट है, उसका सिर्फ कंट्राडिक्टरी में जो एस्पेक्ट बनता है वो था इंपीरियलिज्म। और इंपीरियलिज्म की वजह से यूरोप में कितने बड़ा डिजास्टर आया इसको हमने देखा। और एक चीज और भी देखा कि इंपीरियलिज्म की वजह से भी नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी फोर्ज होती है, इमर्ज होती है। क्लास में कह रहा है बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज, वह विचार जिससे सोसाइटी क्या होती है, ऑर्गेनाइज होती है इनटू नेशन स्टेट, किसमें, एक नेशन स्टेट में, कैम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। यानी जो नेशन स्टेट वाली व्यवस्था है वो कैम टू बी नेचुरल एंड यूनिवर्सल, यानी कि नेशन स्टेट होनी चाहिए, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए, यूनिवर्सली होनी चाहिए, और हर देश में या हर एक जो टेरिटरी है वो नेशन स्टेट के रूप में कन्वर्ट होनी चाहिए। ये पूरी बात कही जा रही है कि जो सोसाइटी होती है कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, किस तरीके से, नेशन स्टेट के रूप में ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, और ये चीज़ें पूरी तरीके से एक्सेप्ट होनी चाहिए। क्या नेशन स्टेट वाली बात, क्योंकि ये नेचुरल है और यूनिवर्सल है। और इसी के साथ ये जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चैप्टर था, हमने एक एक पॉइंट्स को टू द पॉइंट ब्रेक डाउन किया, एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया, सारे पॉइंट्स को जाने, और फाइनली द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को एक एक पॉइंट लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को हमने एलेबोरेट किया, डिस्क्राइब किया, जाना, समझा और तैयार किया। इसके बाद हम लोग लेंगे इसका एमसीक्यू, इसके बाद आएगा वन शॉट, और फाइनली हम लोग जो है इसके बाद चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है
नेशनलिज्म इन इंडिया, इसको हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको जितने भी सेशंस इस चैप्टर के अपलोडेड हैं वो बहुत ही अच्छे से पसंद आए होंगे, मजा आया होगा, आपने तैयारी भी की होगी। शानदार जानदार जबरदस्त इस चैप्टर की समाप्ति के साथ, इस चैप्टर के कंप्लीशन के साथ हम लोग अगले चैप्टर में नई होप, नई उम्मीद, नए जोश के साथ शुरुआत करेंगे। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।